एमए हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पहला प्रश्न पत्र भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र है। इसके अंतर्गत पहली इकाई काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र दुबे, विभागाध्यक्ष, महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज, खंडवा रोड, इंदौर, इस प्रश्न पत्र की पहली इकाई के अंतर्गत आने वाले काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन की जानकारी आपको यहाँ दे रहा हूँ। संसार का प्रत्येक कार्य स्वोद्देश्य होता है। यहाँ तक कि निष्काम भाव से किए जाने वाले कार्यों के पीछे भी कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य रहता है। इसलिए काव्य या शास्त्र के भी कुछ प्रयोजन होते हैं। यह बात अलग है कि ये प्रयोजन स्थूल अथवा सूक्ष्म दिखने वाले होते हैं, अदृश्य होते हैं। संस्कृत ग्रंथकारों और विशेषतः शास्त्रीय ग्रंथकारों की एक सामान्य परंपरा रही है कि ग्रंथारंभ में 4 बातों का निर्देश अवश्य करते थे: ग्रंथ का विषय, ग्रंथ रचना का प्रयोजन, ग्रंथ का वस्तु से संबंध तत्व और ग्रंथाध्ययन के अधिकारी। इसे अनुबंध चतुष्टय की संज्ञा दी गई। काव्य शास्त्र की रचना करने वालों को अपनी विशिष्ट कृति के प्रयोजनों के साथ काव्य के प्रयोजनों पर भी प्रकाश डालना पड़ता था। इस दृष्टि से भामह, रुद्रट, वामन, कुंतक, मम्मट, हेमचंद्र और विश्वनाथ आदि काव्य शास्त्रियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संस्कृत के आदि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के प्रयोजनों की चर्चा करते हुए कहा है कि नाटक धर्म और आयु का साधक, हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला, लोकोपदेश देने वाला होता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य के स्वरूप पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ है। प्राचीन काल में साहित्य शब्द मूल रूप से शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त होता था। बाद में काव्य के लिए शब्द का प्रयोग होने लगा। भर्तृहरि ने साहित्य को काव्य का समानार्थक माना है। विभिन्न काव्य संप्रदायों ने काव्य के प्रमुख तत्वों की चर्चा करते हुए काव्य के लक्षण निर्धारित करने का प्रयास किया है। यहाँ हम कालक्रमानुसार संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों पर विचार करेंगे। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख विद्वानों के काव्य लक्षण को भी जानेंगे। संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट जो काव्य लक्षण हैं, उनमें पहला नाम आता है भामह। भामह 6ठी शताब्दी के संस्कृत के आचार्य हैं और काव्यालंकार उनका ग्रंथ है। वे अपने ग्रंथ में लिखते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। ऐसा शब्दार्थ जो लोक कल्याणकारी हो, सबका हित करने वाला हो, और वही काव्य है। क्योंकि भामह अलंकारवादी आचार्य हैं, इसलिए वे अलंकृत शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। दूसरे आचार्य हैं दंडी। वे 7वीं सदी में हुए और उनका ग्रंथ है काव्यादर्श। वे काव्यादर्श में लिखते हैं, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका शरीर मात्र है। शब्दार्थ काव्य का शरीर है, उसकी आत्मा नहीं। उनके अनुसार वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो काव्य है। फिर आते हैं आचार्य वामन। 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। उनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। वे उस ग्रंथ में लिखते हैं कि काव्य को अलंकार सहित और दोष रहित होना चाहिए। सौंदर्य ही अलंकार है कहकर उन्होंने अलंकार को विस्मृत कर दिया है। वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। ऐसी स्थिति में उनका मत भामह और दंडी से भिन्न हो जाता है। रुद्रट ने काव्य लक्षण देते हुए भामह का ही अनुसरण किया है, जबकि ध्वनिकार आनंदवर्धन ने सभी लक्षणों को अनुपयुक्त समझकर ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा की और ध्वन्यर्थ को ही काव्यात्मा सिद्ध किया। फिर आते हैं आचार्य कुंतक। ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राजानक कुंतक ने काव्य लक्षण इस प्रकार दिया है, शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्वित आह्लाद कारिणी, अर्थात शब्द और अर्थ मिलकर काव्य होता है। वक्रोक्ति से युक्त अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल है। फिर आते हैं आचार्य मम्मट। मम्मट क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं। 12वीं शती के आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ
काव्य प्रकाश में कहा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणामलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य दोष रहित गुण सहित हो, यद्यपि काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है। मम्मट कहते हैं, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अलंकृति, अर्थात जो काव्य को अलंकार विहीन मानता है वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता। फिर आते हैं आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का तर्कपूर्ण ढंग से खंडन किया है। उन्होंने रस युक्त वाक्य को काव्य माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ ने रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना है। बाबू गुलाब राय और डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इस परिभाषा में से रस शब्द की व्याख्या की है। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शती के आचार्य हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य के अर्थ में कहीं व्याप्ति है, कहीं संकोच है। इसका कारण यह है कि काव्य के संबंध में सर्वग्राही दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो सका। जिन तत्वों की ओर ये आचार्य इंगित करते हैं वे सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे भरत मुनि ने रस, मम्मट ने शब्दार्थ की समयावृत्ति, दंडी ने सौंदर्य, वामन ने रीति और ध्वनिकार आनंदवर्धन ने ध्वनि को मुख्य माना है। इनमें से प्रत्येक तत्व अपने बल पर स्वतंत्र रूप से काव्य की आत्मा होने के योग्य है, लेकिन प्रत्येक आचार्य का आग्रह रहा है कि उसके मतवाद और अन्य मतवादों में अंगांगी संबंध रहे। अब संस्कृत के आचार्यों के बाद हम हिंदी के आचार्यों की बात समझ लेते हैं। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत के आधार पर काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वे अनुवाद भर हैं, उनमें मौलिकता का अभाव है। चिंतामणि ने मम्मट के काव्य लक्षण को मानकर अलंकारों की स्थिति वैकल्पिक के स्थान पर अनिवार्य मान ली है। इसी प्रकार कुलपति मिश्र ने भी मम्मट को ही अपने कथन का आधार बनाया है। आधुनिक युग के जिन हिंदी समीक्षकों ने काव्य पर मौलिक ढंग से विचार किया है उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद आदि मुख्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती चली आई है उसे कविता कहते हैं। हृदय की मुक्तावस्था से उनका अभिप्राय अपने पराय की भावना से मुक्त होना है। शुक्ल जी ने रसात्मक और भावात्मक तत्व को काव्य के लिए प्रधान माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है। उनके कथन के अनुसार कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है। इससे कविता गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में हो सकती है। उसमें 2 गुण होना चाहिए, प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की शक्ति। उनके अनुसार कविता हृदय पर प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। बाबू गुलाब राय ने कहा है, काव्य संसार के प्रति कवि के भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। जयशंकर प्रसाद ने आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति को काव्य कहा है। काव्य एक श्रेयमयी प्रेय रचना है। सुमित्रानंदन पंत ने काव्य को परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा है, और वहीं महादेव वर्मा ने कविता को कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण कहा है, जो इतना ठीक है कि उससे वैसी भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। हिंदी काव्य शास्त्रियों के काव्य लक्षणों का यही परिचय है। अब पाश्चात्य समीक्षकों की दृष्टि में काव्य लक्षण क्या हैं? पाश्चात्य समीक्षकों ने काव्य के लक्षणों के भाव पक्ष और कला पक्ष को प्रधानता दी है। मैथ्यू अर्नॉल्ड लिखते हैं, पोएट्री एट बॉटम इट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है। कॉलरिज ने लिखा है, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। हडसन कहते हैं, पोएट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन, अर्थात कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। जॉनसन ने लिखा है, काव्य वह कला है
जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता भावनाओं का सहजोद्रेक है। अंग्रेजी काव्य शास्त्र के आधार पर कविता के निम्न लक्षण दिए जा सकते हैं। पहला है अनुकरण, दूसरा है छंदोबद्ध रचना, तीसरा है आनंद और संयोजन की कला, चौथा है आनंददायक विचारों का संगीत से संयोजन और पांचवा है सुंदरतम शब्दों का सुंदरतम क्रम। तो ये हमने जो है वो पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में काव्य लक्षण की जानकारी ली। इस प्रकार से हमने काव्य लक्षण के अंतर्गत भारतीय विद्वान, संस्कृत के आचार्य, हिंदी के विद्वान और पाश्चात्य विद्वानों के संबंध में जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं काव्य लक्षण को लेकर के, वह हमने समझ लिया है। अब यहाँ हम अगला जो बिंदु है हमारा काव्य हेतु, उसकी चर्चा करते हैं। काव्य हेतु के बारे में लिखते हैं कि काव्य शब्द का अर्थ है कवि का कर्म। यहाँ पर कर्म अर्थात तद्धित प्रत्यय हुआ। इस प्रकार काव्य एक कृति है जो सर्वथा कारण सापेक्ष होती है। काव्य हेतु का सीधा साधा अर्थ ऐसे साधनों तत्वों से है जिनके कारण काव्य सृजन संभव होता है। काव्य के कौन कौन से हेतु हो सकते हैं, इस विषय पर विद्वानों में पर्याप्त विचार किया है। अतः सर्वप्रथम प्राचीन विद्वानों की मान्यता पर प्रकाश डालना समीचीन होगा। काव्य शास्त्र के अंतर्गत उसके प्राचीन आचार्य भामह माने जाते हैं। इन्होंने काव्य हेतु पर विचार किया है। इस विषय में इन्होंने प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है और व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य के लिए उपादेय बताया है। वे लिखते हैं, गुरुपदेशात् देतुम छात्रम जड़दीप्योलम काव्यम तो जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, अर्थात जड़ बुद्धि के लोग भी गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु काव्य तो कभी ही किसी किसी प्रतिभाशाली द्वारा रचा जाता है। आशय यह है कि भामह के मत में प्रतिभा काव्य का अनिवार्य कारण है, किंतु कवि को काव्य रचना करने में केवल प्रतिभा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। शब्द शास्त्र तथा पद पदार्थ का ज्ञान की भी काव्य क्रिया में विशेष आधार देने वाला होता है। इसी प्रकार दूसरे कवियों के काव्यों का अध्ययन करना भी रचना में विशेषता उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार भामह प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु मानते हैं और व्युत्पत्ति और अभ्यास को विशेष विधायक तत्व हेतु मानते हैं। भामह के बाद दंडी का नाम आता है। दंडी ने भामह के असमान काव्य क्रिया में प्रतिभा को न तो एकमात्र हेतु माना है और न अनिवार्य हेतु ही माना है। उनका कहना है कि काव्य में प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास तीनों मिलकर काव्य क्रिया में हेतु होते हैं। काव्य हेतु के लिए तीन तत्व मुख्य माने गए हैं। उसमें प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। प्रतिभा जन्मजात होती है। व्युत्पत्ति का आशय है कि जो जितनी कल्पनाशीलता होगी उतना वह काव्य में निष्णात होगा। और तीसरा है अभ्यास। हम लोग ये जानते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने से भी कई बार बहुत सारी असंभव बातें सध जाती हैं। इसी पर जो है वो विद्वान अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं दंडी, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगस्याः कारणम काव्य संपदः, अर्थात जन्मजात प्रतिभा, अत्यंत निर्मल शास्त्र और बढ़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं। इस प्रकार से तीनों तत्वों को मिलाकर काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रतिभा मनुष्य के प्रयत्न से संपादित नहीं की जा सकती। यह तो जन्मांतर के संस्कारों के बल पर स्वतः आविर्भूत होती है। किंतु जिन लोगों में इस प्रकार की प्रतिभा का अभाव है, दंडी उन्हें भी निराश नहीं करते। उनका कहना है कि प्रतिभा के अभाव में भी निम्न कोटि का सही काव्य बन अवश्य जाता है। दंडी की सम्मति में कवि यश के इच्छुक लोगों को चाहिए कि आलस्य छोड़कर निरंतर श्रम पूर्वक सरस्वती की उपासना करें, क्योंकि यदि कवित्व शक्ति कमजोर भी होती है तो भी परिश्रमशील व्यक्ति कवि समाज में तथा विद्वानों के मध्य आनंद लेने का अधिकारी हो जाता है। दंडी ने शास्त्र और अभ्यास के अभाव में कवित्व की संभावना स्वीकार नहीं की है। आशय यह है कि प्रतिभा तो जन्मजात होती है। वामन ने काव्य हेतुओं का नए रूप में निर्देश किया है। काव्य हेतु को उन्होंने काव्यांग कहा है
और उनकी संख्या भी 3 ही रखी है, किंतु ये 3 तत्व प्रचलित तत्वों से सर्वथा भिन्न हैं। उनके मत में 3 काव्यांग हैं, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। लोक का अर्थ है लोकव्रत, जिसके अंतर्गत संभवतः सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि परिस्थितियां, सामान्य सदाचार और लोक व्यवहार आदि सभी कुछ आ जाता है। विद्या में शब्द शास्त्र, स्मृति ग्रंथ, कोश ग्रंथ, कला, काम शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र आते हैं। तीसरा काव्यांग है प्रकीर्ण। इसको वामन ने 6 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला है लक्ष्य तत्व, अर्थात कवि अन्य कवियों के काव्यों का अध्ययन और मनन करना, जिससे अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाए। अभियोग, काव्य रचना के लिए प्रयत्न करना। तीसरा है वृद्ध सेवा, अर्थात काव्य कला के मर्मज्ञों के निकट बैठना और उनकी सेवा करना। चौथा है अवेक्षण, अर्थात अपनी रचना की आलोचना और समीक्षा स्वयं करना। पांचवा है कवित्व का बीज, प्रतिभा, जो जन्मांतर के संस्कार से शक्ति रूप में कवि में स्वतः विद्यमान रहती है। और छठा है अवधान, अर्थात चित्त की एकाग्रता। वामन के काव्यांग अन्य आचार्यों के काव्य हेतुओं से भिन्न अवश्य हैं, उनकी संख्या भी अधिक बढ़ा दी गई है, किंतु विश्लेषण करने पर उनका समाहार उक्त 3 हेतुओं में ही किया जा सकता है। काव्य शास्त्र की परंपरा में वामन के बाद रुद्रट का नाम आता है। इन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का व्यापार स्वीकार किया है। प्रतिभा के बल पर कवि शब्दों और अर्थों के अवलोकन की क्षमता प्राप्त करता है। व्युत्पत्ति से इसे दोषों के निराकरण और अलंकार आदि काव्य तत्वों को उत्पादन की शक्ति प्राप्त हो जाती है और अभ्यास से रचना में निखार आता है। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है, अतः वही अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके प्रतिकूल उत्पाद्या प्रतिभा का जन्म ही बड़ी चढ़ी व्युत्पत्ति से होता है। यदि कोई कवि प्रतिभाशाली है और उसे अनेक शास्त्रों का ज्ञान भी भलीभांति हो चुका है, तो भी कुछ ऐसा शेष अवश्य रह जाता है जिसका अधिगम सज्जनों के साहचर्य से ही प्राप्त होता है। आनंदवर्धन ने मुख्य रूप से काव्य हेतु का विवेचन नहीं किया है, किंतु एक स्थान पर प्रसंगवश उसमें काव्य हेतु की छाया आ गई है। उसको देखने से पता चलता है कि ये काव्य शक्ति या प्रतिभा को अधिक महत्व देते हैं। इनका कहना है कि व्युत्पत्ति की कमी को शक्ति ढक लेती है, और यदि कवि सशक्त है तो उसकी कविता से उसकी व्युत्पत्तिहीनता लक्षित नहीं की जा सकती, किंतु यदि उसमें व्युत्पत्ति है और शक्ति नहीं है तो यह दोष ठीक रूप से खुलकर सामने आ जाता है। काव्य हेतुओं पर सर्वाधिक विचार राजशेखर ने किया है। इनकी नई उद्भावना यह है कि शक्ति और प्रतिभा दोनों में अंतर होता है। शक्ति का क्षेत्र व्यापक और प्रतिभा का व्याप्य, किंतु कभी कभी शक्ति के लिए प्रतिभा शब्द का प्रयोग लाक्षणिक रूप में कर दिया जाता है। राजशेखर के विवेचन का सार यह है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अतीत की वस्तु का स्मरण कराने वाली स्मृति है, वर्तमान वस्तु की मंत्रणा करने वाली मति होती है, और भविष्य अर्थ को प्रकृष्ट करने वाली प्रज्ञा होती है। तीनों प्रकार की बुद्धि कवियों का उपकार करती है और 2 प्रकार से उनमें उपस्थित रहती है। एक तो जन्मजात होती है और दूसरी आहार्या होती है। इस प्रकार कवि भी 2 प्रकार के होते हैं, बुद्धिमान और आहार्य बुद्धि वाले। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जिन्हें उक्त दोनों प्रकार की बुद्धि प्राप्त नहीं होती, वे काव्य क्रिया में असाध्य होते हैं। राजशेखर के बाद प्रतिष्ठित काव्य शास्त्री आचार्य मम्मट का नाम आता है। उन्होंने काव्य हेतु के विषय में लिखा है, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य वेक्षपात काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेस्तु उद्भवे। शक्ति एक विशेष प्रकार का संस्कार होता है जिसे कवित्व बीज रूप कहा जाता है, जिसके बिना काव्य का या तो उद्भव ही नहीं होता और यदि होता भी है तो उपहास योग्य बन जाता है। व्याकरण, अभिधान, कोश, कला, महाकवियों के काव्य और इतिहास पुराण आदि के परिशीलन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। जो लोग काव्य रचना अथवा उन पर विचार करना जानते हैं, उनके उपदेश से काव्य करण में और काव्य योजना में जो बार बार प्रवृत्ति होती है उसे अभ्यास कहते हैं। ये तीनों मिलकर काव्य के हेतु होते हैं। यह मम्मट का सार है। केशव मिश्र ने प्रतिभा को ही काव्य का एकमात्र कारण माना है। आचार्य हेमचंद्र, जयदेव, पंडिता जगन्नाथ केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानने वाले वर्ग में आते हैं।
पंडित राज ने प्रतिभा में केवल कार्यत्री प्रतिभा को स्वीकार किया है, क्योंकि भावयत्री प्रतिभा का काव्य रचना में कोई विशेष उपयोग नहीं है। ऊपर काव्य हेतुओं का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रायः प्रत्येक आचार्य 3 हेतुओं को किसी न किसी रूप में स्वीकार करता है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इस दृष्टि से इस दिशा में कई पक्ष बनाए जा सकते हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों ही पृथक पृथक कारण है, तीनों मिलकर काव्य के हेतु होते हैं। किसी एक के न होने पर काव्य रचना नहीं हो सकती। प्रतिभा अनिवार्य कारण है, उसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। प्रतिभा ही एकमात्र कविता का कारण है, शेष 2 प्रतिभा के कारण है। प्रतिभा के अभाव में रचना नहीं हो सकती, काव्य रचना नहीं हो सकती। कार्यत्री और भावयत्री दोनों प्रकार की प्रतिभा कवि में अपेक्षित होती है। कवि में केवल कार्यत्री प्रतिभा ही अपेक्षित है, भावयत्री नहीं। प्रतिभा की कमी का दोष छिपाए नहीं छिपता, किंतु व्युत्पत्ति के अभाव का दोष प्रतिभा में छिप जाता है। अवधान तथा लोक प्रत्यय ही प्रधानतया काव्य रचना के कारण होते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में चिर अतीत में कविता के हेतु रूप में देवी शक्ति को स्वीकार किया जाता था। इन विचारकों का मत था कि देवी प्रेरणा से ही काव्याभिनिवेश और काव्यकरण शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आगे चलकर अरस्तु ने देवी प्रेरणा को अस्वीकार कर दिया और कहा कि कविता की प्रवृत्ति मानव स्वभाव की ही प्रवृत्ति है। मानव का स्वभाव है अनुकरण द्वारा ज्ञान लाभ करना, और साथ ही वह सामंजस्य का भी प्रेमी है। कविता के दूसरे हेतु निपुणता को भी अरस्तु ने महत्व प्रदान किया है, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन दोनों में सापेक्षिक महत्व किसका अधिक है। ली हंट ने कल्पना और चिंतन को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। रस्किन ने भी कल्पना तत्व को कला का साधन बतलाया है। क्रोचे ने अंतर्दृष्टि, अंतः प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना, विचार, अलंकरण की प्रवृत्ति और प्रतिनिधि की आकांक्षा को काव्य प्रेरणा में अधिक महत्व दिया है। काव्य हेतुओं पर विचार भारतीय काव्य शास्त्र जैसा प्रमुख विषय रहा है, वैसा पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नहीं रहा। वहाँ प्रधान रूप से काव्य के प्रेरक तत्वों पर ही विचार किया गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को ही अधिकांश रूप में स्वीकार किया है। वस्तुतः प्रतिभा कविता के लिए अनिवार्य हेतु है, इसमें संदेह नहीं हो सकता, किंतु व्युत्पत्ति और अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। रस गंगाधर कार के इस कथन में नितांत सत्यता है कि सहज प्रतिभा ही होती है और वही काव्य का प्रधान कारण है। दंडी के इस मत में भी सार है कि प्रतिभा के अभाव कविता निम्न कोटि की ही सही, व्युत्पत्ति और अभ्यास से कविता संभव है और ऐसी कविता से विदग्ध गोष्ठियों में आदर प्राप्त होता है। आगे हम लोग काव्य प्रयोजन को देखेंगे कि काव्य आखिर काव्य करने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। इसमें प्रथम आचार्य हैं भामह। उनके अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षेषु व्यक्षक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात उत्तम काव्य की रचना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारी कलाओं में निपुणता, प्रीति तथा कीर्ति की उत्पत्ति होती है। इन प्रयोजनों में इहलौकिकता और पारलौकिकता दोनों पर दृष्टि रखी गई है और कर्ता तथा भोक्ता दोनों के लिए समान रूप से लागू हो जाते हैं। भामा के प्रयोजन पूर्ण भी हैं और सर्वव्यापक भी। दंडी ने काव्य प्रयोजनों का तो उल्लेख नहीं किया है, किंतु वाणी के प्रयोजन अवश्य लिखे हैं, जिन्हें हम अप्रत्यक्ष रूप से काव्य प्रयोजनों में शामिल कर सकते हैं। इन्होंने वाङ्मय की महिमा बतलाते हुए लिखा है, सामान्य दर्पण का स्वभाव यह होता है कि जब तक बिंब उसके समक्ष रहता है तभी तक दर्पण में प्रतिबिंब रूप में उसका प्रतिफलन होता है, किंतु वाङ्मय रूप दर्पण इतना विलक्षण है कि प्राचीन राजा लोगों के बिंब समाप्त हो जाने पर भी काव्य दर्पण में उनका प्रतिबिंब प्रतिभासित होता रहता है। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजनों पर कर्ता की दृष्टि से विचार किया है। उनका कहना है कि काव्य के 2 प्रयोजन हैं। एक तो उसका प्रयोजन है प्रीति अथवा आनंद साधना, जो कि दृष्टि प्रयोजन कहा जा सकता है, और दूसरा प्रयोजन है कीर्ति, जो अदृष्ट प्रयोजन है। वामन का आशय यह है कि कवि जब तक जीवित रहता है अपने काव्य से आनंद का उपभोग करता है, जो कि उसके लिए प्रत्यक्ष प्रयोजन है। मरने के बाद उसकी अमर कीर्ति लोक में विद्यमान रहती है, जो कि उसके लिए अदृश्य प्रयोजन है। वामन के बाद रुद्रट ने काव्य प्रयोजन पर अधिक विस्तार से प्रकाश डाला है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि रुद्रट के प्रभाव दृष्टि कवि पर है। कवि सरस काव्य रचना करके महापुरुषों के यश को कल्पांत तक स्थायी बना देता है, जो कि एक बहुत बड़ा उपकार है। उसका पुण्य फल निसंदेह कवि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, स्वयं भी उसका यश कल्पांत तक स्थायी हो जाता है।
उसे आनुषंगिक फल, अनर्थोपशम, धन प्राप्ति आदि के रूप में भी प्राप्त होता है। वस्तुतः जिस प्रकार समुद्र की मणियां गिन सकना असंभव है, उसी प्रकार रुद्रट के मत में काव्य प्रयोजनों का परिगणन भी अशक्य है। आनंदवर्धन ने ध्वनि निरूपण का प्रयोजन माना है सहृदय मनः प्रीति, जो कि काव्य का प्रयोजन भी हो सकता है। आनंदवर्धन ने विगलित वेद्यांतर आनंद को सकल प्रयोजन मौलीभूत कहा है। अभिनव गुप्त ने कवि और सहृदय दोनों की दृष्टि से प्रीति को ही प्रधान माना है। कवि को दो फल प्राप्त होते हैं, कीर्ति और प्रीति। कीर्ति से भी प्रीति का ही संपादन होता है। राजशेखर का कहना है कि कवि की बुद्धि प्रगल्भ होती है, वह उसी के प्रभाव से रसिकों को आनंद सरोवर में गोते लगवाता है, जिससे उसकी कीर्ति अक्षुण्ण हो जाती है। कुंतक काव्य शास्त्र के प्रमुख व्याख्याताओं और मौलिक चिंतकों में से एक हैं। उन्होंने काव्य के 3 प्रयोजन बताए हैं: चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति। उनका कहना है कि यद्यपि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अन्य शास्त्रों से भी हो सकती है, किंतु काव्य में एक अंतर यह है कि जिन अभिजात वंशी राजकुमारी की बुद्धि अत्यंत कोमल होती है, वे शास्त्र के कठिन विधानों से उतने लाभान्वित नहीं हो सकते। अतः उनके लिए किसी सुकुमार साधन की अपेक्षा होती है, वह सिद्धि काव्य से ही हो पाती है। कुंतक ने दूसरा प्रयोजन बताया है व्यवहार विज्ञान। यह प्रयोजन संभवतः कुंतक ने इस शंका का समाधान करने के लिए कल्पित किया कि यदि राजकुमारादिकों को ही काव्य के माध्यम से समझाया जाएगा तो काव्य का क्षेत्र बहुत सीमित रह जाएगा। व्यवहार अर्थात लोकाचार के सौंदर्य का ज्ञान व्यवहार करने वाले जनों को उत्तम काव्य के परिज्ञान से ही होता है। वह सौंदर्य कैसा है? नूतन औचित्य युक्त। इसका अभिप्राय यह हुआ है कि राजा आदि के व्यवहार का वर्णन होने पर उनके अंगभूत प्रधानमंत्री आदि सब ही अपने अपने उचित कर्तव्य और व्यवहार में निपुण रूप में ही वर्णित होने से व्यवहार करने वाले समस्त जनों को व्यवहार की शिक्षा देने वाले होते हैं। कुंतक ने एक तीसरा प्रयोजन बतलाया है। जो लोग काव्य तत्व से परिचित हैं, उनके हृदय में काव्यामृत रस से एक ऐसा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है जिसकी तुलना में चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जन्य आनंद भी खड़ा नहीं रह सकता। कुंतक का कहना है कि शास्त्र कटु औषधि के समान अविद्या रूपी व्याधि को नष्ट करने वाला होता है, जबकि काव्य आह्लाददायक अमृत के समान अज्ञान रूपी रोग को दूर कर देता है। कुंतक ने उक्त 3 प्रयोजन माने हैं, किंतु धनंजय ने कतिपय ऐसे आलोचकों की ओर संकेत किया है जो आनंद साधना को काव्य का प्रयोजन न मानकर केवल व्युत्पत्ति को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। ऐसे आलोचकों को सहन करने के लिए धनंजय तैयार नहीं है। मम्मट का काव्य शास्त्र में अन्यतम स्थान है। उन्होंने काव्य प्रयोजनों का व्यापक उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेति रक्षते सद्यः पर निवृत्ते कांता संमितयो उपदेश युजे। इसके अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं: काव्य से यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, व्यवहार ज्ञान होता है, अकल्याण का नाश होता है, काव्य को पढ़ते ही एकदम परम शांति की प्राप्ति होती है और कांता सम्मित उपदेश का अन्यतम प्रयोजन है। इस उपदेश में रस की प्रधानता होती है। काव्य का उपदेश इसी श्रेणी में आता है। इन प्रयोजनों में यश और अर्थ कवि के लिए प्रयोजनीय हैं। व्यवहार ज्ञान, सद्यः पर निवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश सहृदय के लिए हैं। अकल्याण का नाश दोनों ही दृष्टि से रखे गए हैं। हेमचंद्र ने मम्मट के प्रयोजनों को ही संक्षेप में रख दिया है। इस विषय में संस्कृत के संभवतः सभी आचार्य एक मत हैं कि आनंदानुभूति काव्य का सर्वप्रमुख प्रयोजन है। यह प्रयोजन प्रमुख रूप से सहृदय से संबद्ध है। इस विषय में भी 2 मत नहीं है। दूसरे प्रयोजनों में कांता सम्मित उपदेश ही मुख्य रूप से सामने आता है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य में राष्ट्र निर्माण की शक्ति सर्वाधिक रूप में विद्यमान है। अन्य प्रयोजन गौण हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन्होंने अपने रिपब्लिक ग्रंथ में कवियों के निष्कासन की बात कही है और कवियों पर आरोप लगाया है कि ईश्वर की असफल कृति जगत का ये असफल अनुकरण किया करते हैं। इस प्रकार इनकी कृति सत्य से दुगनी दूर होती है। दूसरा आरोप यह है कि कविता मन को अत्यधिक मोह लेती है, इसमें जादू सा प्रभाव होता है। स्कॉट जेम्स के अनुसार यदि इन आरोपों की संगति ब्याज स्तुति में लगाई जाए तो सिद्ध होगा कि प्लेटो काव्य का प्रयोजन मानता है मूल तथा वास्तविक रूप से अनुसंधान करना। अरस्तु ने काव्य प्रयोजनों में आनंद को प्रमुख स्थान दिया है। उनका कहना है कि अनुकृत वस्तु से आनंद की उपलब्धि प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। भीषण से भीषण और क्रूर से क्रूर वन्य पशु का अनुकरण हमें आनंद ही प्रदान करता है।
दूसरा प्रयोजन है ज्ञानार्जन, जो अंततः आनंद में ही पर्यवसित होता है। इस प्रकार अरस्तु के दोनों मतों में एकता स्थापित की जा सकती है। यह भारतीय रस सिद्धांत के अधिक निकट है। उक्त दोनों आचार्य आदि युग से संबंध हैं। परवर्ती काव्य शास्त्र में भी काव्य प्रयोजन पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनेक विचारकों ने काव्यानंद तथा काव्य शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया है। फिलिप सिडनी ने काव्य का प्रयोजन माना है शिक्षा और आनंद। जॉन डाइड्रेन का कहना है कि कविता का यदि एकमात्र नहीं तो कम से कम प्रधान उद्देश्य आनंद देना है। शिक्षा को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु उसका स्थान बाद में आता है। कॉलरिज का विचार है कि कविता रचना की वह विधा है जिसका उद्देश्य विज्ञान के प्रतिकूल सत्य का उद्घाटन करना नहीं अपितु आनंद देना है। ली हंट का कहना है कि कविता का उद्देश्य आनंद तथा आत्मोत्कर्ष है। टॉल्स्टॉय, इन्होंने आनंद साधना के मुख्य लक्ष्य का प्रतिषेध किया है। इनका कहना है कि कला कोई आनंददायक वस्तुओं की उद्भावना नहीं है और सबसे अधिक यह कोई आनंद नहीं है, किंतु इसका उद्देश्य मानव को मानव से मिलाना है, उनको एक ही भावना में संयुक्त करना है। इनके अतिरिक्त कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, कला का उद्देश्य जीवन से पलायन है, कला का उद्देश्य आनंद साधना है, आत्म साक्षात्कार के लिए, सेवा के लिए, मानव को मन से मिलाने के लिए। काव्य के ये सभी प्रयोजन संभव हैं, किंतु आनंद में ही सभी की समाहिति हो सकती है। वही उसका प्रमुख प्रयोजन है, जो कि कवि और परिशीलक दोनों के विषय में लागू होता है। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र की पहली इकाई के अंतर्गत आज यहाँ पर समझा कि काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य के हेतु क्या हैं और काव्य का प्रयोजन क्या है। आप इसे ठीक से देखिए, समझिए और चिंतन मनन करके और सामग्री इस विषय में एकत्र कीजिए।